अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत ने अपना तीसरा माली बजट पेश कर दिया, जिस पर रद्द अमल का सिलसिला भी जारी है। हमेशा की तरह हुकूमत इस बजट को अवामी और अपोजिशन इसे IMF का बजट करार दे रही है। अपोजिशन पुरअज़्म है कि ये बजट पास नहीं होने देगी और हर तरह की रुकावट खड़ी करेगी। बजट क्या वाकई IMF का है या फिर अवामी है, और क्या IMF पाकिस्तान का खैर ख्वाह है या फिर दुश्मन? हुकूमत शानदार माशी तरक्की का दावा कर रही है, लेकिन जिस दौरानिये में ये करिश्माती तरक्की हुई, उस दौर के माशी कप्तान हफीज शेख को एक अजीब तरीके से न सिर्फ हटा दिया गया, बल्कि उन्हें मोर्दे इल्ज़ाम भी ठहराया गया। क्या हफीज शेख हीरो थे या विलन? और बिलावल इस बजट से बिल्कुल खुश नहीं हैं। इमरान खान ने कहा था कि बजट से सब खुश होंगे। क्या वाकई सब खुश हैं? आज की गुफ्तगू रहेगी इस वफाकी बजट पर जो आज पेश किया गया है, जिसका हजम 8,483 अरब है। और क्या हुकूमत का यह बजट ग्रोथ फोकस्ड है जिसका दावा किया जा रहा है? तो इसके बाद जो इसके अंदर अपने अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, उनको अचीव करना कितना आसान रहेगा? माहिरीन हमारे साथ होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज वफाकी बजट 2021-22 पेश कर दिया गया है। 8,487 अरब रुपए का बजट है, जिसमें कुछ अहम बातें। पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा किया गया है, कम से कम उजरत 20,000 रुपए तक माहाना इसको फिक्स किया गया है। छोटी गाड़ियों में कुछ सहूलत दी गई है, घरों के लिए कर्जों में कुछ सहूलत दी गई है। किसी हद तक इसको जो माशी माहिरीन हैं वो मुतवाज़न बजट कह रहे हैं, लेकिन कुछ सवालात भी उठाए जा रहे हैं। क्या रेवेन्यू कलेक्शन हो पाएगी? क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे? आने वाले दिनों में मिनी बजट्स तो नहीं आएंगे? बहुत से ऐसे अहम सवालात, और साथ साथ अपोजिशन की जानिब से वही तनकीद की जा रही है जो कि माजी में भी अपोजिशन करती रही। कितनी खालिस तनकीद है, या फिर ये जिसे कहा जाए कि तासुब वाली तनकीद है जो अपोजिशन हमेशा करती है? अभी कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम बजट को रोकने की कोशिश करेंगे। शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि फज नंबर हुकूमत की तरफ से रखे गए, एक्सपोज करेंगे इसे। क्या अपोजिशन के पास वाकई इस तरह का कुछ है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। जो मेहमान प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं, नवाब तैमूर तालपुर साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सिंध के बहुत एतराज़ात हैं विफाक की जानिब से जो शेयर है सिंध का, उसको लेकर भी। सदर पाकिस्तान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपके इल्म है कि ज़राअत को हुकूमत समझ रही है कि इसने ग्रोथ सेक्टर में बहुत ज़्यादा दिखाया है और अब मजीद इसके ऊपर हुकूमत फोकस भी रखेगी। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंजीनियर एहतशाम जावेद साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना मुतमिन हुए आज बजट के सामने आने के बाद, और क्या तवक्को रख रहे हैं कि जो भी अहदाफ रखे जा रहे हैं वो हासिल कर लिए जाएंगे। माहिर माशियात मिर्जा इश्तियाक बेग भी हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। इश्तियाक बेग साहब, आपसे आगाज कर लेती हूँ। सबसे पहले तो आपका एनालिसिस कि क्या अवामी बजट आज दिया गया है? वज़ीर आज़म साहब ने पहले कहा था कि आप सब खुश होंगे। कहा जा सकता है कि अवामी है या फिर जो अपोजिशन तनकीद कर रही है IMF का बजट है? नॉट एन अवामी बजट, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। इतना खराब बजट जो है, देखिए सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आपने गुर्बत के अंदर जो इजाफा हुआ है, जो महंगाई में इजाफा हुआ है, वो 10% से बहुत ज्यादा है, और आपने 10% रिलीफ जो दी है लोगों को, आई थिंक इट्स नॉट सफिशिएंट। कम से कम आपको 20% उनको देना चाहिए था, क्योंकि चीजों की प्राइसेस इन तीन सालों में डबल हो गई हैं। और लास्ट ईयर आपने गरीब तबका, खास तौर पे पेंशनर जो थे, जो तनख्वाहदार थे, सरकारी मुलाजिम वगैरह, आपने उनको कोई नहीं किया। तो कम से कम मिनिमम वी वर एक्सपेक्टिंग के 20% होगा। उसके बाद जैसे आप देख रही हैं कि हमारा इन्फ्लेशन जो है वो बहुत बढ़ गया है। इन्फ्लेशन जब बढ़ गया है, इन्फ्लेशन को हम महंगाई भी कहते हैं, तो हम ये सोच रहे थे कि इसके अंदर जब आप लोगों को रिलीफ देंगे तो कम से कम थोड़े से उनके आंसू पूछेंगे। दूसरा, मैं खुद वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, और फेडरेशन की भी और चैम्बर्स की भी सबकी ये डिमांड थी, और वो फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिले थे कि हमारा जो सेल्स टैक्स है, जिसको GST कहते हैं, वो हाईएस्ट है रीजन के अंदर 17%। अगर आप उसके अंदर 2-3% की कमी लाते हैं तो इससे खाने पीने की भी जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं उसके अंदर भी कमी आएगी, और हमारा इन्फ्लेशन जो होगा वो उसके अंदर कम आएगा। देखिए, हमने इस बार जो GDP अचीव की है वो 3.9%, वो लोएस्ट है इस पूरे एरिया के अंदर हमारे। इस वक्त चाइना की GDP जो है 11% आई है। IMF और वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान में आप
गुर्बत में कमी लाना चाहते हैं तो कम से कम 7% जीडीपी आपने अचीव करनी चाहिए। इश्तियाक बेग साहब, माजरत के साथ कि मैं आपको रोक रही हूँ सर, लेकिन हमें अपने पिछले साल को भी तो देखना है। मैं इन्फ्लेशन के नंबर्स जो पिछले साल की गवर्नमेंट के देखूं, जुलाई 20 से अप्रैल 21 तक के, नहीं अभी इस साल के वो 8.6 पर है, मगर इससे पिछले साल के 11.2% पे थे। तो इन्फ्लेशन कदरे कम हुई, एक बात। दूसरी बात, जो आप जीडीपी अगर हम पीछे चले जाए पिछले साल पे तो हम माइनस में जा रहे थे, तो 3.9 तक आना क्या हुकूमत की अचीवमेंट नहीं है? कदरे आप पिछले साल से आगे हैं। हमारी गुर्बत में कमी नहीं आएगी। व्हाट आयशा आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर लोग हम खुशियां मना रहे हैं कि गरीब आदमी के आंसू पुछ जाएंगे, गुर्बत में कमी आएगी, ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसका आएगा, तो 3.9% नहीं आएगा। उसके लिए कम से कम हमने 6% की जीडीपी जो है वो हमने करनी पड़ेगी। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी देखिए रेवेन्यू का जो आपने टारगेट रखा है, इसके अंदर इस बार हमें 4200 बिलियन जो है हमने अचीव किया है, जो कि बिजनेसमैनों ने आपको पे किया है। मगर अब जो टारगेट आपने रखा गया है वो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस टारगेट है, और उसके लिए फिर वही जो आपने ये कहा था कि हम टैक्स नेट बढ़ाएंगे मगर टैक्सेस नहीं बढ़ाएंगे, तो आप जब इतना एम्बिशियस टारगेट आप लेके आ रहे हैं जो 6000 बिलियन का है, उसको अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। और इसके अंदर यही होगा कि ज्यादतियां होंगी उसी बिजनेस कम्युनिटी के अलावा। इश्तियाक बेग साहब साथ रहिएगा, इस पर एक और व्यू भी ले लेती हूँ, मगर मैं आऊंगी आपके पास। जो आपने ट्रिकल डाउन की बात की उसको तरीन साहब ने कल नेगेट करते हुए कई ग्रोथ फोकस्ड है, मैं उस पर पॉइंट लेती हूँ। इंजीनियर एहतशाम जावेद साहब, आप प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के, आपका व्यू क्या है? हुकूमत ये समझ रही है कि कह भी रही है और उसका दावा भी है, जिसको वो नंबर्स के साथ भी सामने रख रहे हैं, कि गुज़िश्ता साल के अहदाफ अचीव हुए हैं, उससे आगे टारगेट्स रखे जा रहे हैं और उन्हीं सेक्टर्स में मजीद फोकस भी किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि रियल अहदाफ हैं, टारगेट्स हैं और अचीव हो जाएंगे? देखिए आयशा, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम बिल्कुल हमें इसको पिछले साल के तनाज़र में ही देखना पड़ेगा इस बजट को। और अगर हम पिछले साल के मुकाबले में देखें, ये बेहतर बजट है, बल्कि इंडस्ट्री फ्रेंडली बजट है, क्योंकि इसके अंदर जो तमाम फेडरेशन समेत तमाम चेंबर्स का एक बहुत बड़ा मुतालबा था कि हमारे खाम माल पर जो ड्यूटीज़ हैं वो ख़त्म की जाएं। तो 4200 अरब रुपए की 1600 टैरिफ लाइंस हैं जिनको कस्टम ड्यूटी जिनसे हटाई गई है या कम की गई है। तो ये एक बहुत बड़ा मुतालबा था, जिसके अंदर केमिकल्स हैं, लेदर्स हैं, टेक्सटाइल है, क्योंकि फैसलाबाद एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल सिटी है। मैं फैसलाबाद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके साथ साथ यहाँ तक मेरे वर्दी भाई की बात है, मैं उनकी इस बात से तो बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि 5800 रुपए का जो टारगेट हमने रखा है वो ओवर एम्बिशियस टारगेट हमें महसूस होता है। लेकिन अगर हम टैक्स नेट को ब्रॉडन नहीं करेंगे, अपने टैक्स कैनवस को नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारा सर्वाइवल भी नहीं है। और जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, तो इन्फ्लेशन को इन्होंने 6.5% लाने की बात की है 9 से, अगर वो टारगेट भी एम्बिशियस है। लेकिन ओवरऑल हर जगह देखा जाए कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के साथ, क्योंकि अगर हमने ये जो ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ है 6% या 5% की जो अचीव करनी है, तो वो सिर्फ एक ही तरीके से हासिल की जा सकती है, जब हम अपनी एक्सपोर्ट्स को इन्हेंस करेंगे। तो हमारी एक्सपोर्ट्स उसी सूरत में इन्हेंस होगी, और उसी सूरत में हमारी ये जो 22 करोड़ की आबादी है उसको देखा जा सकता है, उसको लुक आफ्टर किया जा सकता है, जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द ओनली सोर्स जहां पर आप जाकर ये सारी चीजें करते हैं। तो ऐसी चीज के अंदर अभी गवर्नमेंट ने ऐसी जोन्स को प्रायोरिटाइज किया है, उनके अंदर जो उनका टर्नओवर टैक्स था उसको खत्म किया है, एसएमई सेक्टर के लिए जो टर्नओवर टैक्स था उसकी रेशो को कम किया है। ये ऑब्वियसली पॉजिटिव इकदामात हैं। हाँ, लेकिन जीएसटी की वैल्यू जौन सी थी उस पर हम सबके तहफ़्फ़ुज़ात बकाया थे। हम इसको जीरो रेटिंग की बात कर रहे थे या मिनिमम इसको सिंगल पॉइंट में लेके आने की बात कर रहे थे। तो वो मेरे ख्याल में आईएमएफ के प्रेशर की वजह से शायद ना कर सकी, लेकिन बहरहाल उसको रिकंसिडर करना चाहिए, क्योंकि एक महंगाई की एक वजह वो भी है। लेकिन हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बहरहाल बढ़ानी है, और वो एक ही सूरत में बढ़ सकती हैं, वो है वैल्यू एडिशन सेक्टर की प्रमोशन। हम अगर आज $1 का धागा एक्सपोर्ट बाहर करते हैं, उसी को वैल्यू ऐड करेंगे, तो वैल्यू एडिशन की सूरत में वो $5 की प्रोडक्ट बाहर भेजेगी। तो अगर बांग्लादेश $40 बिलियन की एक्सपोर्ट कर सकता है, जो एक बेल भी प्रोड्यूस नहीं करता कॉटन की, तो वाई शुडंट वी पीपल डू सो। ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम है, हुकूमत ने इस पे फोकस करना है, और इसी के लिए हमने अपनी रॉ मटेरियल्स की ड्यूटीज को गवर्नमेंट ने खत्म किया है। और जैसे इसकी डिटेल्स आती हैं, तो मेरे ख्याल में ये अभी हम चैम्बर में बैठे हुए थे, तमाम लोग
तो जितने इंडस्ट्रियलिस्ट वहां बैठे थे उनमें एक खुशी की लहर दौड़ गई इस बजट को देख के कि इसके अंदर नए टैक्सेस नहीं लगाए गए, डायरेक्ट टैक्सेशन। एक सवाल बहरहाल तमाम लोगों का था कि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मिनी बजट्स नहीं आएंगे। ये एक अहम सवाल है, मैं इस पर आती हूँ एहतशाम जावेद साहब कि मिनी बजट्स आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि आप IMF को जोड़ गए हैं और उस सूरत में कुछ भी हो सकता है। वजीर आजम साहब ने आज कहा था कि सब इससे खुश होंगे। खालिद महमूद खोखर साहब, या इन्फ्लेशन की बात अभी इश्तियाक बेग साहब ने भी की, ये भी कर रहे हैं एहतशाम जावेद साहब। फूड इन्फ्लेशन एक सबसे बड़ा मसला बना रहा, किसी भी तौर हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आया। जो ग्रोथ हमें दिखाई गई, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर की बहुत बात की जा रही है, इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर का भी जो टारगेट था वो अचीव हो गया इस साल में। इसके बावजूद कि कोविड था, ये आप सब लोग, कोविड का तो रहा रेफरेंस पिछले पूरे साल के दौरान, उसके बगैर आगे बढ़ना शायद उसको ऐड के बगैर मुमकिन भी ना हो। अब एग्रीकल्चर, क्योंकि आज दिन में जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे उस दौरान भी ये बात हुई कि टेक्सटाइल सेक्टर से निकल के और भी वैल्यू एडेड सेक्टर्स की तरफ जाने की जरूरत है जहां हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। बट हमारी एग्रीकल्चर के साथ हम जहां खड़े हैं, वो बड़ी क्रॉप्स जो हमारी अपनी जरूरत है हमें वो भी इंपोर्ट करना पड़ती है। तो खालिद खोखर साहब, आज का बजट क्या बता रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या इंसेंटिव्स मिलने जा रहे हैं? क्या हम इस काबिल हो सकते हैं आने वाले सालों में, 1-2 साल के अंदर, कि जो हमारी अपनी जरूरियात हैं हम कम से कम उन्हें मीटअप कर लें, हमें उसके लिए इंपोर्ट पे ना जाना पड़े? देखें जी, पहली बात तो यह है कि मैंने जो थोड़ा सा बजट देखा है, जो उसमें था कि 12 बिलियन फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री को दिया गया है, तो ये पिछले साल भी 12 बिलियन था। तो मैं समझता हूं कि ये इंतहाई नाकाफ़ी है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, रिसर्च के बारे में बजट में बात ही नहीं की गई कि रिसर्च का बजट कितना रखा गया और रिसर्च का बजट कितना होना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो रिसर्च का बजट है वो एग्रीकल्चर के GDP का 0.18 था पहले, और इंडिया 0.4 है, चाइना 0.5 है, ब्राज़ील 1.75 है। हमने रिसर्च की तरफ भी इस वक्त कोई तवज्जो नहीं दी। हमारा जो सबसे बड़ा इशू है, जो अगले साल के लिए बहुत बड़ा इशू है, जिससे हमारी पैदावार कम हो सकती है, वो है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कोई इसमें जिक्र नहीं किया गया कि हमें DAP के ऊपर, बिजली के ऊपर कितनी सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर सेक्टर सब्सिडाइज है सिवाय पाकिस्तान के। पूरी आप इंडिया में देख लें कि हमें जो यूरिया का बैग जहाँ 1800 में मिल रहा है, वहाँ पाकिस्तानी रुपीज़ में 540 का है। हमें जो DAP यहाँ 5600 में मिल रही है, वहाँ पाकिस्तानी रुपीज़ में 2400 की है। हम जहाँ बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, वहाँ पे बिजली मुफ्त है। तो इसलिए जितना का, अब देखना, इस सबसे ज़्यादा इस मुल्क को सपोर्ट किया है एग्रीकल्चर ने। आप पीछे चले जाएं, देख लें, जब 9/11 हुआ तो पाबंदियाँ लगी, तो इस मैशत को ज़राअत ने सहारा दिया। आपने एटमी धमाका किया, पाबंदियाँ लगी, ज़राअत ने सहारा दिया। आपने 17 साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, ज़राअत ने सहारा दिया। अभी कोविड-19 में अगर आपने लॉकडाउन किया, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा कर सकता, कोई आदमी भूखा नहीं सोया रात को। इस ज़राअत ने, उस ज़राअत की वो सपोर्ट नहीं की जा रही जितनी करनी चाहिए थी। हमारी 2-3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मीटिंग हुई थी, हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जाए, हमें रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। अब देखें ना, बिजली का इतना ज्यादा रेट हो, हम कहां से अदा करेंगे? यहाँ मीटिंग रही तो आपकी तजावीज़ पर वजीर आजम साहब ने क्या कहा? ये जो आप तजावीज़ यहाँ हमें टीवी में बता रहे हैं, बजट आ गया है, तो वजीर आजम समझ सके जो आप समझाना चाह रहे थे, जो हम सबको यहाँ समझा रहे हैं? नहीं, देखिए तो कुछ हार्श टॉक हमने जो बातें वहां पे की थी, नहीं, हमने जो बातें की थी, जिप्सम के लिए कहा था कि जिप्सम फ्री कॉस्ट काश्तकार को दें ताकि जमीन की हालत बेहतर हो सके, बिजली का रेट कम करें, खादों का रेट कम करें। वो बात तो कोई भी इस वक्त इस बजट में मुझे नजर नहीं आई इस वक्त तक कोई किसी बात पे कोई अमल किया गया। टैक्स खत्म किया, ये तो अभी थोड़ा बहुत नजर आ रहा है जी। विदहोल्डिंग टैक्स की तरह था 2%। देखिए ना, हमें इस वक्त उनकी ज्यादा सपोर्ट चाहिए। पिछला साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फसलें बहुत अच्छी हुई हैं, पिछले साल हमें रेट भी अच्छा मिला है। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि सिवाय कॉटन के बाकी फसलें सब अच्छी रही हैं। कॉटन में हम बहुत पीछे चले गए हैं। कॉटन देखे ना, कॉटन में हम कहाँ चले गए? 92 में हमारी कॉटन होती थी 1 करोड़ 28 लाख बिल, इंडिया 1 करोड़ 10 पे था। अब हमारी थी 56 लाख और इंडिया चला गया 4 करोड़ पे। हमने हालांकि कॉटन बिल का वजन भी कम कर लिया। देखिए, बदकिस्मती से बदकिस्मती ये है कि हम शुरू से गलत खेल रहे हैं ज़राअत में कि 60 में कमीशन बना, एग्रीकल्चर कमीशन, उसने जो रिपोर्ट की, सिफारिशात की कि पत्तों की से लेके रहीबियर खान तक कोई शुगर मिल लगाई जाए, सारी शुगर मिलें वहां पे लग गई। हमने कॉटन जो हमारे लिए व्हाइट गोल्ड था और दूसरी चीनी जो व्हाइट पॉइजन है, हमने व्हाइट पॉइजन को प्रमोट किया और व्हाइट गोल्ड को हमने बिल्कुल खत्म करके रख दिया। उसके लिए हम जदीद टेक्नोलॉजी पे नहीं जाए। इसमें भी कोई जदीद टेक्नोलॉजी पे कोई बात नहीं इस बजट में कि उस पर कोई पैसा खर्च करना है, को बाहर से बीटी जीन लेके आना है। खालिद खोखर साहब, अभी तो फिर पंजाब का बजट भी आना है, ये सूबा वाइज भी चलेगा। जो आप पॉइंट्स उठा रहे हैं, हमारे साथ तैमूर तालपुर साहब भी मौजूद हैं, सिंध से, उनके भी एतराजात रहे हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जो अभी आप बतौर किसान एक एतराजात उठा रहे हैं, क्या सिंध गवर्नमेंट उनको एड्रेस कर रही है? तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा, कितना खुश हुए आप आज के बजट के बाद?
विफाक खुद खसारे में है सूबों को पैसे देने के बाद 4000 अरब के। आप लोगों के इतराजात ही नहीं खत्म हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतराज़ात की बात नहीं है, बात यह है कि आपको बराबरी के साथ चलना पड़ेगा। आपको हर किसी सूबे के साथ कुछ ना कुछ इक्वालिटी करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आता है। अगर आप NHA में रख रहे हैं पंजाब के लिए 32 अरब रुपए और KPK के लिए 42 अरब रुपए, और वहां पर आप रख रहे हैं सिंध के NHA के लिए 7 अरब रुपए, तो मतलब ये ज़्यादती की इंतहा होती है। हर सूबा अपनी डिमांड रखता है, एक फाइनेंशियल तरीकेकार होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, जब हर सूबा अपने सूबों की डिमांड रखता है। हमने 17 स्कीमों की डिमांड की, पंजाब ने 15 स्कीमों की डिमांड की, KPK ने तो बहुत ज्यादा डिमांड की। पंजाब को अगर आप कंपेयर करें तो 15 की जगह पर उनको 2 एक्स्ट्रा स्कीम्स दी गई, 17 स्कीम्स मिल गई उनको वफाक से, और साथ में उनको जो बजट था उसको भी 2 बिलियन से बढ़ा दिया गया। हमें नहीं पता क्यों बढ़ा दिया गया। और सिंध के चीफ मिनिस्टर ने, हमने डिमांड रखी 17 स्कीम, उन्होंने हमें एक भी नई स्कीम नहीं दी। तो हम क्या करें अगर एक ही सूबे को उसी मुल्क में से एक स्कीम भी नहीं मिल रही नई, और हमको सिर्फ 1.5 अरब रुपया मिल रहा है, वो भी एक 5 साल पुरानी स्कीम पर, तो ऑफकोर्स हमें तो एहतजाज करेंगे। हम तो वो सूबा है जो 70% रेवेन्यू जनरेट करके पाकिस्तान को दे रहा है। तो दीज आर सिंपल फैक्ट्स। आज मैं बजट देखता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि इन हालात में, आजकल के जो हालात हैं, और आपने जो 24% जो इंक्रीज इन कलेक्शन रखी है, वो किससे लेंगे आप, कैसे लेंगे आप, कौन से सेक्टर से लेंगे? क्या अभी किसी सेक्टर में इतना दम है कि वो आपको 1230 बिलियन दे सके? और फिर आपने देखा है हर सेक्टर में एतराज खत्म नहीं हुए। फॉर एग्जांपल आपके अगर लो कॉस्ट हाउसिंग की बात होती थी, लो कॉस्ट हाउसिंग की, तो वहां पर वो एक तरफ से बात करें मदद करने की, और साइड पर जो आपके प्रोडक्ट्स हैं जिनसे वो प्राइसेस बनती है, आज सीमेंट की प्राइस कहाँ पर है? सीमेंट की प्राइस को नीचे नहीं लाएगा, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट्स है आप उनको नीचे ला नहीं रहे। तो एक आर्टिफिशियल बात करने से आप कोई यहाँ पर बेहतरी ला नहीं सकते। एक तरफ इनकरेज करते हैं कि आपके जो भी आपके हैं बैंकर्स वगैरह, वो उस पर लीगैलिटी पे जाए, और यहाँ पे आप अभी फिर इलीगैलिटी पे आ रहे हैं, आप उनको सपोर्ट करें। दीज थिंग्स हैव टू गो एंड मैच इक्वली टू कम अप टू अ एक्सटेंट। और दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको, अगर आप 3 सूबों को खुश कर रहे हैं और आप एक सूबे को खुश नहीं कर रहे हैं जो आपका बैकवर्ड है, तो आपको कहां से वो इंसेंटिव या वो रिटर्न मिलेगा इन रिटर्न जो आपको चाहिए पूरी इकोनॉमी से अपनी? तो ये बहुत सारे सवाल के निशान हैं। वाकई सूबा इतना समझ रहा है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है? क्योंकि आप तो किसी भी बात को अप्रिशिएट नहीं कर रहे। यहाँ तो पेंशन्स के ऊपर भी टैक्स लगने की बात हो रही थी, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसको रेजिस्ट किया है। IMF के और भी मुतालिबात है, जब भी मिनी बजट की भी बात कर रहे थे। आप लोग बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है किसी एक बात से जो वफाकी बजट दिया गया है? मतलब अगर आपको 2 स्कीम्स नहीं मिली, वो तो एग्रीकल्चर सेक्टर वाले भी कह रहे हैं कि उनके साथ ये हो गया। टेक्सटाइल मगर ग्रोथ हुई ना, इसका मतलब है पॉलिसीज की कोई डायरेक्शन तो है, वक्त तो लगेगा। हमेशा जो बजट आता है, मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो पहली आप सुनते हैं कहानी उनके मुंह की, और अगले दिन आप देखते हैं कहानी अपनी आंखों से कि क्या ये लोग कह रहे हैं और क्या एक्चुअली हो रहा है। तो हमने एक मुंह आज बजट का देखा है, उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। अब आप वेट करें कल तक, जब हम बाकी अगला चैप्टर और अंदर के पेजेस पढ़, फिर हमें पता चलेगा, फिर मेरा जो वो सामने आएगा कि जो ये लोग 24% इंक्रीज इन कलेक्शन कर रहे हैं, इन्होंने कहां पे और किसको छुरियां मारनी है, कौन से सेक्टर्स को। और आई जस्ट होप कि कम से कम वो सैलरीड लोगों के ऊपर और मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन के ऊपर कम से कम ये कांटा ना हो। इश्तियाक बेग साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि अभी मेरे दोस्त जो बता रहे थे, देखिए हमारी इस वक्त एक्सपोर्ट्स जो हैं टोटल टेक्सटाइल को हम बहुत ज्यादा वजह दे रहे हैं, 25 बिलियन से ज्यादा की नहीं हुई हैं, जबकि इस बार भी हमारी इंपोर्ट जो रही हैं वो $50 बिलियन, यानी कि हमारा जो डेफिसिट आया है वो 25 बिलियन। इसको अगर किसी चीज ने सहारा दिया है तो ये हमारी इस बार रेमिटेंसेस जो आई थी 27 बिलियन की, उन्होंने सहारा दिया है। अगर वो सहारा नहीं देते तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो फिर हमें बहुत ज्यादा माइनस पर चला जाता। अब देखिए, दूसरी अच्छी चीज ये हो गई कि हम ये नहीं सोचते कि हर साल हमारी जो है वो रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा होगा। ये रेमिटेंसेस में जो इजाफा हुआ है, जो 29% हुआ है हमारा, उसका सिर्फ क्रेडिट जो जाता है वो FATF को जाता है, जिसने इतने सा कानून बना दिए कि जिसकी वजह से आप
पूरे गल्फ कंट्रीज के अंदर और हर जगहों के ऊपर आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप जो हैं वो हुंडी से या हवाले से जो है वो पैसे ला सकें, तो इसके अंदर इजाफा नहीं होगा। इश्तियाक बेग साहब साथ ही रहिएगा, क्योंकि मुझे अभी आपसे डिस्कस करना, मुझे ब्रेक लेनी है। जो हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात करते हैं उसको भी, और ज़र की बात कर रहे हैं, बेशक फैटफ है लेकिन हुकूमतों को भी तो स्टैंड लेने होते हैं, वो डिलीवरी देनी थी जो इस हुकूमत ने दी, माजी में जो तरीकाकार नहीं इख्तियार किए गए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। आज विफाक की जानिब से जो बजट दिया गया है उसी पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा ने इस वक्त ज्वाइन किया है, रुकन कौमी असम्बली हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना पंजाब भी हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। ये फरमा दीजिएगा कि आज सुनने की बजाय आप लोग वहाँ एहतजाज करते रहे और शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि हुकूमत ने नंबर्स को फर्ज किया है, एक्सपोज करेंगे, क्या कुछ फैक्ट्स हैं आप लोगों के पास? देखिए, बजट डॉक्यूमेंट्स देखें और हम अच्छी उस पे जो तकरीर है उसको भी देख रहे हैं, हमारे पास है जो बजट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हैं। हम उसको देख के हम अंदाजा ये लगाया है उनकी कल की पहले से भी एनालिसिस से कि बजट में बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं जो इस समय क्लियर नहीं हो पा रहा कि वो किस तरह अचीव होंगी। यानी हमें दिखाया तो जा रहा है कि अच्छी तरफ हम जा रहे हैं और हमारे पास हम आम आदमी के लिए बेहतरी लेकर आएंगे, बट एग्जैक्टली कैसे होगा इस पे हमारे थोड़े से जिसके नशे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम उस पे आपसे कल इंशाल्लाह बात करेंगे। कि देखिए, बजट आता है एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए। 3 साल से एक आम आदमी पिस रहा है, अफरात ज़र से पिस रहा है, बेरोजगारी से पिस रहा है, गुर्बत से पिस रहा है। हम चाहिए रहे हैं कि बजट ऐसा गवर्नमेंट लेकर आए, क्रेडिबल बजट, जिसको वाकई जो कह रहे हैं वो करके दिखाएं, वो ऐसा लेके आए जो वहाँ आदमी की बेहतरी में हो। सिर्फ हमें दावे नहीं चाहिए इस स्टेज पे। ये गवर्नमेंट पिछले 3 साल से बहुत से वादे, बहुत से दावे कर रही है, बट वो कितने उसमें से में लोगों की हालत बेहतर कर पाए हैं या असल में मटीरियलाइज हुए। तो ये इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस हैं, इस पे गौर की जरूरत है, न सिर्फ हमें बल्कि आपको भी और पूरे पाकिस्तान को। देखा जाए कि ये बजट जो है, क्या ये वैसे ही बजट है जैसे वो पहले 2-3 बजट ये पेश कर चुकी है गवर्नमेंट, या फिर इसमें वाकई कुछ सब्सटैंटिव ऐसा है कि जो कर पाएगी? ठीक है डॉक्टर साहिबा, इसमें एक एंगल वो भी बनता है, माजरत के साथ आपको रोकने के लिए, कि जो इन्होंने कहा कि हमने अचीव कर लिया गुज़िश्ता साल में, जो ग्रोथ दिखाई गई, क्या आप लोग उसको तस्लीम कर रहे हैं? क्योंकि एक तो बजट है आने वाले साल के लिए, गुज़िश्ता साल को जो उन्होंने कंक्लूड किया है, क्या उसको बाय कर रहे हैं आप लोग? देखिए, गुज़िश्ता साल जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने इतना ज्यादा रिकवर कर लिया, वो तो आप मुझसे और आपके कहने से समझ में नहीं। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये कि आप आदमी ये को महसूस हो कि उसकी जिंदगी में बेहतरी आई है। आप बाहर निकल के पूछिए कितने लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ मेरी जिंदगी में बेहतरी आई है, हाँ मुझे लग रहा है कि मैं अब हर सहूलत से अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को रात में खाना खिला सकता हूँ, दिन में 3 वक्त का खाना दे सकता हूँ। कितने लोग ये कह सकते हैं हाँ मेरा अपना मयारी जिंदगी बेहतर हुआ है। ये तो बातें असल ग्रोथ में, चाहे जो भी हम वो क्लेम करें, लोगों पे कितना असर पड़ा है, इम्पोर्टेंट बात ये निकल के देख लीजिए। आप पूछ के बताइए लोगों से, क्या लग रहा है उनको कि उनके लिए उनकी जिंदगी आसान हो गई, अब खाना खरीदना उनके लिए बेहतर हो गया, अब उनको बच्चों को स्कूल ज्यादा सहूलत से भेजने में आसानी हो रही है। अच्छा, ये चीजें हैं जो टेस्ट हैं। ये डॉक्टर साहब आप बड़ी वैलिड बात कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज शौकत तरीन साहब को इस पर भी जब बात की गई, ये भी कुछ देर पहले इश्तियाक बेग साहब भी जब बात कर रहे थे, मैं उनकी तरफ वापस जाऊंगी उस पर। वो कह रहे थे शौकत तरीन साहब कि वो ग्रोथ फोकस्ड रखकर चीजों को आगे लेके जा रहे हैं। ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो अब आप बात कर रही हैं कि नीचे लोगों तक जाना, वो उसको नहीं लेके चल रहे थे, उसको उन्होंने रद्द करते हुए कहा कि ग्रोथ फोकस्ड रख के बजट और तमाम चीजें और अहदाफ अब होंगे। आप समझती हैं कि ग्रोथ फोकस्ड होगी तो नीचे ना भी जाए तो हमें एक तरक्की नजर आएगी या डेवलपमेंट नजर आएगी फिर भी सूरत हाल में? देखिए, शौकत साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर की बातें बहुत मुनासिब हैं, वो डायरेक्शन ठीक दे रहे हैं। जहाँ क्वेश्चन उठ रहा है वो ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इस बजट से, ये हो पाएगा या नहीं होगा। IMF तक से तो अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो हम क्या लंबे चौड़े क्लेम करें इस वक्त, या मैं और आप क्या इसकी एनालिसिस करें। वो असल बात तो वो है
मगर वो इस पर एक क्रेडिट तो ले रहे हैं डॉक्टर साहिबा। वो कहते हैं जो हुकूमत की तरफ से, जो बजट में हमें दिखाया जा रहा है, गैर पैदावारी अखराजात या यूं कह लें कि पेंशन के ऊपर टैक्स लगाने की बात की गई, वजीर आजम साहब ने तजवीज़ मुस्तरद की, बिजली के टैरिफ को बढ़ाने की बात की गई, वो कहते हैं हमने इनकार किया। क्या हम ये कह सकते हैं, आप ये कहेंगे गवर्नमेंट ने एक स्टैंड लिया, वजीर आजम साहब ने एक स्टैंड लिया IMF के आगे इन इशूज़ के ऊपर कि वो यहाँ पर मजीद नहीं बोझ डालेंगे? देखिए, पॉइंट ये है कि अब IMF से एग्रीमेंट होता है और पैसे रिलीज होते नहीं होते। मैं अगर वो एक्सप्रेशन अंग्रेजी का इस्तेमाल करूं, द टेस्ट इज इन द पुडिंग। बातें जो भी हो जाएं, नतीजा उसका क्या निकलता है इससे साबित होएगा। क्या IMF हमारा ट्रांच रिलीज कर देगा? अगर वो कर देगा, इसका मतलब है आपने बात मनवा ली IMF से, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान को और हम सबको बहुत खुशी होगी। यकीन कीजिए, अगर वो रिलीज नहीं हो पाए, ये इकदाम वापस लेने पड़े या इनको चुपचाप से ये इकदाम उठाने पड़े, तो फिर भी वो भी बात भी सामने आ जाएगी। जो हम कह रहे हैं, जो हमारे अंदेशे हैं, वो फिर सच निकल लाएंगे। डॉक्टर साहिबा, आप खुद भी वजीर खजाना पंजाब रह चुकी हैं और नंबर्स, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि नंबर्स अवाम नहीं समझ पाते उस तरह से। उनको जो आपने बात की कि उनके घर में क्या सहूलत आई, क्या आसानी हुई, खाना कितना उनकी एक्सेस में रहा, नौकरी थी नहीं थी, तनख्वाह कितनी बड़ी, हुकूमत जो हमें दिखा रही है इस वक्त, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, यहाँ तमाम में हमें एक ग्रोथ नजर आ रही है। 3 क्वार्टर्स में नहीं थी और आखिरी क्वार्टर में अचानक से जब हमारे सामने नंबर आते हैं, आपके सामने भी है कि हफीज शेख साहब हटा दिए गए, पॉलिसीज उनकी थी। आप किस तरह एनालाइज करती हैं कि हफीज शेख साहब इस 1 साल की पॉलिसीज के लिए हीरो थे हमारी इकोनॉमी के लिए या विलन थे? देखिए, मेरे ख्याल से एक ही बंदे को टारगेट करना मुनासिब नहीं है। ये कैबिनेट की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फाइनेंस बिल, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब चीजें प्राइम मिनिस्टर इज इन चार्ज, द कैबिनेट इज इन चार्ज। तो किसी एक आदमी को पॉइंट आउट करने के लिए तो ये कोई एक आइलैंड थोड़ी है, कोई कॉर्पोरेट थोड़ी है कि एक आदमी ने सारी जिम्मेदारी ले ली। ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट की थी। क्या उनको नजर नहीं आ रहा था कि ये जो डिस्काउंट रेट स्टेट बैंक बढ़ा रहा है, 6% से 13.25% उठा के ले गया, ये पाकिस्तानी की इकोनॉमी का गला घुट रहा है इससे? क्या उनको समझ नहीं थी कि ये जो इतना रैपिड डिवैल्यूएशन, रुपए की कदर गिराई गई, जिससे हमारी एक्सटर्नल बैरून मुल्क की जो हमारा कर्जजात है उनका लोड इतना बढ़ जाएगा बिला वजह। और ये बिला वजह इसलिए कह रही हूँ कि जरूरत से ज्यादा कर दिया तो उन्होंने। तो ये क्या कैबिनेट को नजर नहीं आ रहा था? ये क्या एक ही आदमी पे हम क्यों डालेंगे? नहीं डॉक्टर साहिबा, अगर मैं इसको एक आदमी पे ना भी रखें, बहुत माजरत के साथ, जैसे ही हफीज शेख साहब फारिग होते हैं अदादोशुमार मुस्बत, आशारिये मुस्बत नजर आते हैं। मैं इसलिए कहा कि आप खुद पंजाब में बजट बनाती रही, आप देखती रही, क्या इतना ही आसान था कि एक बंदे के हटने से आशारिये मुस्बत होने लग गए? कहीं तो कोई रीडिंग गलत हुई होगी। जी बिल्कुल, मैं तो मेरे बहुत सारी इसमें सिलसिले क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं और क्वेश्चनेबल हैं ये सारी बातें। और हमें इसके बारे में जिस तरह ये हैंडल हुआ, एकदम से ग्रोथ आगे बढ़ गई। और शुरू में तो हमने यहाँ तक सुना, अखबारों में पढ़ा कि स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी ये सस्पेशन, इसलिए कि देखिए ये मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया था, ये उसको भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं ये फिगर्स, उससे भी कंसिस्टेंट नहीं है उनकी, दे नॉट इन लाइन विद देम। तो सवाल तो सबों के दिमागों में उठ रहे हैं कि ऐसे एकदम से क्या तेजी ऐसी आ गई। या तो ये है कि आपने पिछले साल, बात सिर्फ ये है कि पिछले साल की आप अंडर स्टेट किए हुए थे, इस साल थोड़ा सा आपने इम्प्रूवमेंट दिखाया है, खुला तो है, ये तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन इससे मयारे जिंदगियों में किस हद तक फर्क पड़ा है, बॉटम लाइन इसी पे है। ठीक है, बॉटम लाइन ये है कि काम आदमी के घर को, उसके हालात को कितना फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि बहुत से सेक्टर्स इंप्रूव कर रहे हैं, ग्रोथ नजर आती है और खुद वो भी तस्लीम कर रहे हैं। हकीकत ही है या नहीं? एक गुफ्तगू है हफीज शेख साहब की IMF को लेकर और फिर शौकत तरीन साहब की, ये सुनिए, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। IMF इसलिए नहीं बनाया गया है कि वो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कोई खुसूसी जुल्म करे। हमने जो ताल्लुक उनसे जोड़ा है वो अपने फायदे के लिए जोड़ा है। ऐसे नहीं है कि IMF भाग रहा होता है हर एक के पीछे कि आके आप हमसे मदद ले लें। पाकिस्तान गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, IMF के टीम के मेंबरान बैठ के हर चीज़ अच्छे अंदाज में तय करते हैं। कोरोना वायरस का मसला हुआ तो सबसे पहले वो थे जिन्होंने आके $1.4 बिलियन इजाफी दिए। वो चाहते हैं कि जो भी उनसे लोन ले वो उस अंदाज में अपने मईशत को चलाए कि वो लोन वापस करने का अहल हो।
हमारी IMF के साथ चल रही है हमारी नेगोशिएशन। वो ये कह रहे हैं कि अभी आपको स्टेबिलिटी के लिए ये चीजें करनी है, जिसमें उन्होंने कहा टैरिफ इंक्रीज कर दें और पर्सनल इनकम टैक्सेस जो हैं बढ़ा दें। मैं टैरिफ इंक्रीज नहीं कर सकता हूं और ना ही मैं जो बंदा एक इनकम टैक्स अभी दे रहा है उसके ऊपर और इनकम टैक्स लगा सकता हूं। इस वक्त 113 अरब रुपए के हमारे इनकम टैक्सेस हैं, पर्सनल इनकम टैक्सेस, और वो कहते हैं 150 अरब और लगा दें। तो ये कहां हम ये इज इट जस्टिफाइड? सो नो, सो वी आर सेइंग नो सर, वी विल गिव यू एन अल्टरनेटिव वे। इस पे हमारी डिस्कशन जारी है। तैमूर तालपुर साहब, पहले तो मुझे आपका एक कमेंट चाहिए। यही जो गुफ्तगू मैं डॉक्टर आयशा साहिबा से सवाल कर रही थी और अभी मैंने गुफ्तगू भी सुनवा दी है हफीज शेख साहब की भी और शौकत तरीन साहब की भी कि ये समझते हैं ऑल्टरनेटिव वेज पे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, वो हमारी बेहतरी के लिए कह रहे हैं। शेख साहब फारिग होते हैं तो अदादोशुमार ऊपर दिखते हैं, क्या अंडरस्टेट थे या वाकई इंप्रूव किए हैं? आप कहाँ समझते हैं कि मामला किसने बेहतर हैंडल किया इन दोनों में से? देखिए जी, एक ने जो हाल कर दिया हमारा वो तो आपके सामने है। आपके स्टेट बैंक को भी गिरवी रख के चले गए। पता नहीं हमारा कितना कंट्रोल अब है या कंट्रोल है ही नहीं हमारा वहां पर, तो उनकी तो बात छोड़ दें। जो अब आए हैं इनका पता चलेगा क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। पर द बेसिक पॉइंट इज कि आपने हमें एक रेट बताया अपना कि भाई हमारी वैसे इन दोनों के साथ आप लोग काम कर चुके हैं, बहुत बेहतर समझते होंगे कि इनमें से किसकी वर्किंग ज्यादा बेहतर है। नहीं, मेरे ख्याल से आई एम जस्ट होपफुल। मैं दुआ कर सकता हूँ कि कोई बेहतर इसका मुस्बत आए रिटर्न, क्योंकि अब आप अगर देखती हैं कि IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने दोनों का कहा है कि आपका जो ग्रोथ रेट है 1.5% है और एक ने कहा कि 2% है। हमने उसको बहुत ज्यादा बढ़ा के बता दिया, विच इज टोटली अनएक्सेप्टेबल कि वो एक रेट दे रहे हो, हम एक रेट दे रहे हो और तीसरे जो तजियाकार है वो तीसरा रेट दे रहे हो। ऊपर से एक बहुत स्कैरी चीज है जिसके लिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि लास्ट ईयर इन लोगों ने जो इन्फ्लेशन का रेट दिया था वो कोई 6.5% दिया था। And the actual result was double of that. We had double digits, double figures of that what they had expected. और अब उसको बढ़ा के लोगों ने 8% पे रख दिया। तो अब आप सोचें अगर 8% का डबल हो गया एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट, तो हम कैसे यहाँ पर गुजारा करेंगे और कैसे चलेंगे? मेरे ख्याल से एक फाइनेंस मिनिस्टर आया, दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर आया, तीसरा फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने हर किसी को ट्राई करके देख लिया है। 100 दिन के वादे करके आए थे, इनको 1000 दिन से जायद हो गया, कोई रिजल्ट नहीं आया। मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान को इस मुसीबत से, इस तकलीफों से, इन बेवकूफियों से बचाना है तो ये फाइनेंस मिनिस्टर चेंज करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान साहब को अब मेरे ख्याल से हमारे मुल्क की जान छोड़ देनी चाहिए और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को आके अपना काम करना चाहिए। क्या बात करें तालपुर साहब, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है और वो कह रहे हैं कि जैसी ऑपोजिशन मिली है, असल तो उनकी कामयाबियों की वजूहात ही आप जैसी ऑपोजिशन है, जो तो खुद नहीं किसी मामले पर इकट्ठे देख सकती हैं। जिसने कहा था कि वो करप्शन खत्म कर देंगे, उन्हें 117 से 124 पे लेके, तो हम आपको पता है, मैं और आप बता सकते हैं कौन करप्ट है। जो उनकी पॉलिसीज थी वो क्या थी? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हमने जो है 100% सैलरीज बढ़ाई सरकारी मुलाजमों की। इन लोगों ने क्या किया? आप कंपेयर करें, एक जो सेलेक्टेड होता है और एक जो अवाम से इलेक्ट होकर आते हैं, उसमें बहुत फर्क है। तो अगर खान साहब इलेक्टेड होते तो मैं कभी भी ये डिमांड ना रखता कि वो बजाय अपने वज़रा को हर थोड़े अरसे में चेंज करने के बजाय खुद हाथ बांध के और इस मुल्क की जान छोड़ दें और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, एक ट्रूली इलेक्टेड गवर्नमेंट को आईनी तरीका होगा ना, अगर ऑपोजिशन के पास हुआ तो इसको इस्तेमाल करेगी। एहतशाम जावेद साहब, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की नुमाइंदगी करते हैं आप। सेक्टर ने 9%, मैं हम ग्रोथ की बार बार बात करें, यहाँ पे जो ऑपोजिशन जमाते हैं वो तो नंबर्स को अभी तक फज कह रही हैं और कहते हैं इसको एक्सपोज करेंगे। अब पॉलिसीज, क्योंकि मैं इसलिए सवाल उठा रही हूँ कि 9 माह तक एक चीज नजर नहीं आती मगर आखिरी 3 माह में आके नजर आती है। आपके ख्याल में अगर आपके सेक्टर ने इंप्रूव किया या वहाँ ग्रोथ हुई तो वो सिर्फ 1 या 2 महीने में नहीं हुई होगी, उसके पीछे पूरी कारकर्दगी या पॉलिसी होगी। हफीज शेख साहब ने पॉजिटिव दिया आप लोगों को, उनकी पॉलिसीज का किरदार रहा इस ग्रोथ में। देखिए जी, मैं इस चीज़ पे बात नहीं कर रहा कि हफीज शेख ने दिया या शौकत तरीन ने नहीं दिया, पीटीआई गवर्नमेंट ने दिया। उसकी वजह हमारी जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ थी वो अक्टूबर से शुरू हुई थी। आप अक्टूबर से देख लें, हमारी एक्सपोर्ट्स ने $2 बिलियन की हदफ अबूर किया, फिर नवंबर में भी रहा। ये कॉन्टिन्यू ग्रोथ थी जो हमारी एक्सपोर्ट्स आ रही थी। असल में जो मुझे समझ में आया, कोई कैलकुलेशन की एरर या पता नहीं क्या होगी, लेकिन इसके बाद जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हुई है। जैसे ही आपकी गंदम की फसल आती है तो जो उसका एक ग्रोथ थी एग्रीकल्चर सेक्टर की, क्योंकि मैं खुद एक बेसिक जिम्मेदार घराने से ताल्लुक रखता हूं, तो वो उसका जो इफेक्ट आया है वो अनप्रेसिडेंटेड था और एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे कि इतनी अच्छी ग्रोथ आ जाएगी। गन्ने की फसल बड़ी अच्छी गई, चावल का अच्छा रेट मिल गया और फिर जो
आपकी गंदम की फसल गई, उसने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आपके अंदर चीजें ठीक होना शुरू हो चुकी। इस दौरान आपकी इंडस्ट्री ऑलरेडी कर रही थी, काम कर रही थी। आप जिन पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, अभी बिजनेस कम्युनिटी ने बजट से 2 रोज पहले आर्मी चीफ से मुलाकात की है। तहफ्फुज़ात क्या थे फिर कारोबारी तबके के? ये पहले भी इस तरह की मुलाकात हुई जिस पर तब भी बातें हुई, कुछ तो तहफ्फुज़ात होंगे। देखिए जी, जो बिजनेस कम्युनिटी की मीटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ थी, वो इन्हीं चीज़ों के लेकर थी कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले थे कि मज़ीद कोई टैक्सेशन नहीं लगना चाहिए, हमारी एनर्जी की प्राइसेस कंस्ट्रेंट करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें थी जिनके अंदर बिजनेस कम्युनिटी ने अकेले आर्मी चीफ से नहीं, तमाम बड़ों से मुलाकातें की और इसमें हुई हैं, और तमाम लोगों से ही इस चीज़ को कॉन्फिडेंस में लिया गया जी। मगर सर, ये तवातुर से ऐसी मुलाकातें पिछले कुछ अरसे में हुई हैं, इसका मतलब है कि सिविल हुकूमत और इदारों पर बिजनेस कम्युनिटी के कुछ तहफ्फुज़ात हैं, वो ट्रस्ट नहीं करते उस तरह से, कहते हैं इस रास्ते से आएंगे तो काम जल्दी और आसान हो जाएगा। नहीं, मैं इसको एक और तनाज़ुर में भी देखता हूँ। इसका मतलब ये भी है कि सिविल इदारों का और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नजर आते हैं। तो आपने कहा तो फिर तो डायरेक्ट आपको हुकूमत के पास होना चाहिए था कि आपके रिजर्वेशन सुने जाएंगे और मामला हल होंगे। मैंने कहा जी, हम तमाम लोगों के पास गए, क्योंकि हमें पता है बहरहाल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का भी इसमें रोल है, तो हम उनके पास भी गए। तो सर, जो यकीन दहानियां कराई गई, अब बजट आने के बाद आप लोग मुतमईन हैं, क्योंकि आप जो अपने कंसर्न्स का इजहार कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि अब ये तहफ्फुज़ात नहीं रहेंगे आपके? देखिए जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने एक बात जो जीरो रेटिंग की थी वो अभी हमें होती नजर नहीं आई, लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारी मुराद इंडस्ट्री को दी गई हैं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा हमें समझ में आ रहा है हुकूमत के पास टास्क है या हुकूमत के लिए काम है, वो ये 5800 का एम्बिशियस टारगेट है अचीव करने के लिए। अगर हम टैक्स नेट नहीं बढ़ा पाते तो मुश्किलात होंगी, लेकिन अगर हम टैक्स नेट बढ़ाने में, इसका टैक्स का कैनवस ब्रॉडन करने में कामयाब हो जाते हैं तो बिलाशुबा ये एहतशाम साहब, आप जिसे बार बार ओवर एम्बिशियस टारगेट कह रहे हैं, अगर ग्रो करती है आपकी इंडस्ट्री, ये सेक्टर ग्रो करता है, तो फिर तो टैक्स खुद ब खुद बढ़ेगा। जी, मैंने तो खुद ही कहा कि अगर टैक्स नेट ब्रॉडन हो जाता है तो फिर तो ये भी कोई मसला नहीं। फिर तो मुझे प्राइम मिनिस्टर की वो बात याद है कि 8000 अरब रुपया भी इकट्ठा किया जा सकता है। जरूरत इस अमर की है कि हमें अपने टैक्स नेट को ब्रॉडन करना पड़ेगा। ठीक हो गया। खालिद महमूद खोखर साहब, मैं आपसे लास्ट कमेंट चाहूंगी। एक आप लोगों की भी मुलाकात रही और यहाँ पे बार बार ये जो टैक्स नेट की भी बात कर रहे हैं और फिर एफबीआर हैरेसमेंट के भी इश्यूज यहाँ पर रहे हैं, जिसको गवर्नमेंट एड्रेस करने की कोशिश में भी है, तो आप समझ रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट एड्रेस कर जाएगी, या ये जो टैक्स को ओवर एम्बिशियस कह रहे हैं आप सब लोग कि ये नहीं कलेक्ट हो सकेगी, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकेगा, आप लोग इसको भी प्रॉब्लम समझते हैं? देखिए जी, हमारे जो काश्तकारों का इशू है ना जी, वो हमारा सबसे बड़ा इशू है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि पूरी दुनिया में जो एग्रीकल्चर है वो सब्सिडाइज है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अब आप ये देखें ना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बहुत ज़्यादा है, बाकी दुनिया की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमसे कहीं कम है। फिर एक चीज़ और है, ये कुदरत की तरफ से और हुकूमत की मेहरबानी है कि पिछले साल हमें कुदरत की फसलें अच्छी हो गई और रेट हमें अच्छा मिल गया, जिसकी वजह से काश्तकार में कोई शक्कत आई कि अगले साल काश्त कर सके। लेकिन जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है, अगर यही रह गई तो सर इसका मतलब है वो कुदरत की मेहरबानी से हो गया, कोई पॉलिसीज ने इस किसान को सपोर्ट नहीं किया गुज़िश्ता साल में। देखिए मैं रेट अच्छा मिला, इस पॉलिसी में रेट अच्छा मिला, पैदावार वो कुदरत की तरफ से। रेट हमें जो हुकूमत ने जो काम किया उसमें ना तकरीबन को 4-5 चीज़ों का जो एक्सपोर्ट है वो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हुई है। जैसे मैंगो की एक्सपोर्ट ज्यादा हुई है, चावल की हुई है, किन्नू की हुई है, आलू की एक्सपोर्ट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हुई है। एक्सपोर्ट का ज्यादा करने का भी काश्तकार को फायदा हुआ है, वो हुकूमत को जाता है, बिल्कुल क्रेडिट हुकूमत को जाता है। ठीक है। इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ। इश्तियाक बेग साहब, लास्ट में यहाँ पे जो बार बार बात हो रही है ओवर एम्बिशियस टारगेट, जो आप भी ऊपर बात कर रहे थे, एक तो इसको कमेंट कर दीजिएगा कि हम क्या टैक्स ब्रॉडर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और वही तबका दोबारा पिसेगा, और एक छोटा सा कमेंट इस पे कि ग्रोथ फोकस्ड बजट डिलीवर कर देगा या ट्रिकल डाउन इफेक्ट जरूरी है उसको मेजर करने के लिए कि हाँ तरक्की हर जगह हर सेक्टर में हो रही है। कि जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं हम उन्हीं पे और ज्यादा उसका प्रेशर डालते हैं, लोड डालते हैं। ज्यादा जरूरत है कि ब्रॉड किया जाए, हमारा जो नेट है ना उसको ब्रॉड किया जाए और लोगों को भी इसके अंदर लिया जाए और शोबों को भी लिया जाए। आखिर में एक चीज, अगर हम चाहते हैं 6 से 7% GDP की तरफ जाना चाहते हैं तो हमें सबसे ज्यादा, मैं खुद मेरा टेक्सटाइल से ताल्लुक है, मगर मुझे मालूम है कि टेक्सटाइल आपको
$30 बिलियन कमा के नहीं देगा, उसके लिए आपको आईटी भी जाना पड़ेगा। आयशा साहबा, आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा कि हमारी टोटल आईटी की जो एक्सपोर्ट रही है वो 1 बिलियन रही है और इंडिया की आईटी की एक्सपोर्ट है 150 बिलियन। तो मैं ये सोचता हूं कि अगर थोड़ी सी अब हम उसके ऊपर तवज्जो दें तो हम इजीली $10 बिलियन जो हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। और जब हमारे $10 बिलियन आएंगे, यानी कि हमारी एक्सपोर्ट 25 के बजाय $35 बिलियन अगर हमारी होगी तो हमारी इसके अंदर तकरीबन 1% जीडीपी के अंदर भी इसके अंदर इजाफा। इश्तियाक साहब, गवर्नमेंट फोकस तो करने जा रही है आईटी सेक्टर को, कुछ टैक्सेस हैं जो लगाने जा रहे हैं फेडरल एक्साइज ड्यूटी के लेके ख्याल में मैटर तो नहीं करते, जितना हुकूमत का फोकस है हम आईटी सेक्टर में अचीव कर लेंगे टारगेट्स? देखिए, हुआ ये है कि हम दूसरे सेक्टर्स को तो उनकी बड़ी लॉबीज होती हैं, उनको हम बहुत अकोमोडेट करते हैं, उनको हम इलेक्ट्रिसिटी के उसके अंदर भी वो देते हैं, उनको हम दूसरी तरह भी अकोमोडेट करते हैं, उनको हम सब्सिडीज भी देते हैं। मगर समहाउ आईटी का क्योंकि एक नया शोबा है तो वो बेचारे भी अभी समझ नहीं पा रहे, मगर हुकूमत को चाहिए खुद उनके पास जाए और ये देखें क्या वजह है कि इंडिया 150 बिलियन जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है और इंडिया भी वहां पे क्या कर रहा है कि वो लोग जो आईटी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको बड़े कंसेशंस उन्होंने दे रखे हैं। अगर हम भी उसमें से कुछ कंसेशन पिक करते हैं अपने लोगों के लिए, देखिए हमें नए प्रोडक्ट और नई मार्केटिंग तलाश करनी पड़ेगी। हम वही 4 प्रोडक्ट होती हैं, वही 4 कंट्रीज होते हैं और $25 बिलियन। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हम बात कि हमें उन नए सेक्टर्स को सामने लाने, फोकस करने और उन पर काम करने की जरूरत है जहां पाकिस्तान मजीद ग्रो करने का मार्जिन रखता है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।